आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसने हिटलर को हराया, एक ऐसा साम्राज्य जिसने अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर किया, जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ में हिस्सा लिया, एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया और पहला इंसान यूरी गागरिन को भी स्पेस में भेजा। अब आप समझ ही गए होंगे हम कौन से एम्पायर की बात कर रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बात हो रही है रशिया की, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की, यानी यूएसएसआर। तो यहाँ यह सोचने वाली बात है कि जो साम्राज्य इतना पावरफुल था वो कैसे 15 भागों में टूट गया और 15 नए देश बन गए। इन्हीं सवालों के जवाब आज ढूंढते हैं इस वीडियो में। आप बने रहे हमारे साथ। मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियोपॉलिटिक्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जार निकोलस सेकंड ने रूस की तरफ से भाग लिया, जो वॉर 1914 से 1918 तक चला था। युद्ध पूरा होने से पहले ही 1917 में व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में रूस की क्रांति हुई, जिसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिससे राजशाही का अंत और कम्युनिज्म की शुरुआत हुई। इसके बाद 1917 से लेकर 1922 तक इस भाग में सिविल वॉर छिड़ जाता है। तब उसे शांत करवाते हैं व्लादिमीर लेनिन और 13 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर की स्थापना करते हैं। चलो ये तो बात हो गई यूएसएसआर बना कैसे था। अब बात करते हैं ये टूटा कैसे, वो कौन से रीजन थे कि इसके 15 टुकड़े हो गए। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने अपने आप को यूएसएसआर का सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित किया। यहीं से ही कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। जोसेफ स्टालिन अपने विरोधियों को मौत की सजा देता था। इस कारण सोवियत यूनियन की पहचान एक वायलेटेड डेमोक्रेसी के रूप में होने लगी। स्टालिन की मृत्यु के बाद क्रुश्चेव और ब्रेजनेव के शासनकाल में भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज कंटिन्यू रही, जैसे restriction on civil liberties, harsh administration and restriction on foreign tours। इस तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट्स पे आयरन कर्टन डाला हुआ था। कोल्ड वॉर यूएसएसआर के टूटने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इसे कोल्ड वॉर कहा जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत की सेना ने अप्रैल में 1945 में बर्लिन पर कब्जा कर लिया और जर्मनी ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया। ये हिटलर पर जीत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। फिर अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम जापान पर गिराए और पूरी दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म करने का श्रेय यूएसए को दिया। इससे यूएसएसआर चिढ़ गया। कोल्ड वॉर की शुरुआत से ही दुनिया गुटों में डिवाइड होने लगी। वेस्ट यूरोप के ज्यादातर देश यूएसए के साथ खड़े हुए, वहीं ईस्ट यूरोप के देश सोवियत गुट में जुड़ गए। पश्चिमी देशों का संगठन, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, ने मिलकर एक सैन्य संगठन अप्रैल 1949 में बनाया, जिसका नाम नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था और इसमें 12 देश शामिल हुए। नेटो पश्चिमी देशों द्वारा यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 में एक प्रिंसिपल है, जिसका नाम है कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है अगर एक भी नेटो कंट्री पर अटैक होता है तो पूरा नेटो उसके प्रोटेक्शन में आ जाएगा। मतलब किसी एक पर हमला माना जाएगा। और इसी आर्टिकल के कारण कोल्ड वॉर के दौरान नेटो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन माना जाने लगा। नेटो के जवाब में सोवियत यूनियन ने भी 1955 में वार्सा पैक्ट नामक सैन्य संगठन बनाया। पूरे यूरोप पर यूएसएसआर का दबदबा देखकर नेटो ने अपना विस्तार एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक किया और इसका नाम सिंटो दिया गया, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सिंटो में यूएस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड पाकिस्तान शामिल हुए। इससे दोनों देशों यूएसए एंड यूएसएसआर में टेंशन बढ़ती ही गई और अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने के लिए एक कंपटीशन वार शुरू हो गई। इस वॉर में दोनों ही देशों ने पानी की तरह पैसे बहाए। यूएसएसआर ने भले ही स्पेस में फर्स्ट मैन मिशन कर स्पेस रेस को जीत लिया था, लेकिन स्पेस मिशन इतने खर्चीले थे कि यूएसएसआर के पैसे बर्बाद हुए और हासिल कुछ नहीं हुआ।
दोनों ही देश अपने अपने सैनिकों और देश की रक्षा के लिए हथियार और आर्मी बढ़ाने लगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा सैन्य खर्च पे करने लगे। इससे यूएसएसआर की इकोनॉमी पिछड़ती चली गई। आलम ये हो गया कि 1980 आते आते यूएसएसआर अमेरिका की आधी जीडीपी पर ही रह गया। ये सब कोल्ड वॉर की वजह से हुआ था। इसीलिए यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन का सबसे बड़ा कारण कोल्ड वॉर को माना जाता है। इकोनॉमी डाउन जाने से यूएसएसआर की जनता में कम्युनिज्म के खिलाफ विद्रोह की भावना बढ़ने लगी। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इन्होंने मीडिया और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरी पार्टीज को भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया। इनकी सुधार नीतियां इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देना, लोगों को अपना व्यापार करने का अधिकार देना, बुक्स पर से बैन हटाना, वर्कर्स को उनके राइट्स के लिए स्ट्राइक करने का अधिकार देना, पॉलिटिकल ओपननेस लागू होने से सोवियत जनता को पता चला कि आर्थिक मामले में वेस्ट सोवियत संघ से बहुत आगे चला गया। इसका पता लगने से जनता का कम्युनिज्म सिस्टम से मोह भंग होने लगा। ऐसा नहीं था कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां गलत थी, बल्कि नीतियों को लागू करने का समय गलत था, जिसके कारण अच्छा करने की जगह मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का कारण बनी। यूएसएसआर के टूटने के पीछे यूएसएसआर की लिटरेसी रेट भी एक कारण थी। अब आप कहेंगे पब्लिक का पढ़ा लिखा होना एक देश को तोड़ने का काम कैसे कर सकता है, बट बात कुछ ऐसी है फ्रेंड्स कि 1980s में सोवियत की 99.7% पब्लिक लिटरेट थी और इन लोगों में बाहर की दुनिया से जुड़ाव बढ़ा। धीरे धीरे बेहतर ढंग से पढ़े लिखे लोगों के सोशल ग्रुप्स बनने लगे। इन लोगों ने वेस्टर्न देशों की प्रगति को देखा, जिससे ये गोर्बाचेव के आर्थिक सुधारों के हिमायती होते गए। 1989 में ईस्ट यूरोप की जो कंट्रीज कोल्ड वॉर के समय यूएसएसआर की तरफ थी और जहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहां पीसफुल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और फेयर इलेक्शन की मांग उठने लगती है। नवंबर 9, 1989 को बर्लिन वॉल को भी वहां की जनता द्वारा हटा दिया गया। ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी फिर से एक हो जाती है। उसी समय चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। इस तरह 1989 में जून से दिसंबर के बीच में बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का पतन हो जाता है। गोर्बाचेव तब ये फैसला करते हैं कि रिपब्लिक्स के साथ मिलकर एक डिसेंट्रलाइज्ड यूनियन बनाई जाए, जिसमें सभी रिपब्लिक्स को ज्यादा पावर दिया जाएगा, जिससे रिपब्लिक्स की डिमांड भी पूरी हो जाएगी और यूएसएसआर का अस्तित्व भी बना रहेगा। इस ट्रीटी पर अगस्त 20, 1991 को साइन किया जाना था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर गोर्बाचेव के खिलाफ coup प्लान करते हैं, क्योंकि ये गोर्बाचेव की इस ट्रीटी के खिलाफ थे और अगस्त 18, 1991 को गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि ये सोचते थे कि गोर्बाचेव की वजह से यूएसएसआर कमजोर पड़ रहा है और ये यूएसएसआर और कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस बनाए रखना चाहते थे। हालांकि ये गोर्बाचेव के स्वास्थ्य के कारणों का हवाला देकर यूएसएसआर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और मिलिट्री मॉस्को में पहुंचने लगती है, लेकिन वहां उसका सामना ह्यूमन चेन्स और सिटीजन से होता है, जो रशियन पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बोरिस येल्त्सिन, जो रशियन पार्लियामेंट के हेड थे, मिलिट्री के एक टैंक पर खड़े हो जाते हैं और सराउंडिंग क्राउड को सपोर्ट करते हैं। इनके प्रयासों से coup 3 दिन में ही फेल हो जाता है। येल्त्सिन की जीत होती है और गोर्बाचेव वापस रशिया लौट आते हैं। coup की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी का नाम पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसके बाद 1 दिसंबर को यूक्रेन अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। दिसंबर 8, 1991 को येल्त्सिन यूक्रेन और बेलारूस के प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके अनुसार रिपब्लिक्स का एक नया यूनियन बनाया जाता है। इसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का नाम दिया जाता है। इस यूनियन को अगले ही हफ्ते 8 और रिपब्लिक ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे तो रिपब्लिक्स पूरी तरह से इंडिपेंडेंस थे, पर वो डिफेंस और इकोनॉमिक मैटर्स पर साथ काम करने का फैसला करते हैं और इस तरह यूएसएसआर डिसोल्व हो जाता है। गोर्बाचेव क्रिसमस वाले दिन यानी 24 दिसंबर 1991 को रिजाइन कर देते हैं। मॉस्को में क्रेमलिन पर आखिरी बार सोवियत फ्लैग लहराया जाता है। तो आपको क्या लगता है, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म में कौन बेटर है?
कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।